हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें, दैट इज लेक्चर नंबर 8 फॉर ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी कंडीशनल आइडेंटिटीज़ के यूजेस से। कंडीशनल आइडेंटिटीज़ का यूज़ भी करेंगे और साथ में कुछ और भी क्वेश्चन, जैसे कि हमने अभी तक बात करी सिर्फ a + b + c इज इक्वल टू 180 डिग्री के बारे में। अगर वो 180 के अलावा कुछ और हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया इसे कि अगर a + b + c अपना 2s के बराबर है, s कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि s 90 हो, कुछ भी हो सकता है ना। Then prove that cos square s plus cos square s minus a s minus b s minus c is equal to 2 + 2 times cos a cos b cos c। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी और सा भी कुछ भी a + b + c दिया हो, 2s दिया हो, 270 दिया हो, 90 दिया हो, जो चाहिए वो दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेथड सॉल्व करने का वही रहेगा। दो टर्म्स चूज किए और उन पे हमने CD फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, फिर कुछ फॉर्मूले लगा करके कॉमन लिया, b + c को a में बदला, a को b + c में बदला और फिर से CD फॉर्मूला लगा करके क्लब कर दिया। यही कर रहे थे हम टोटल ओवरऑल। ठीक है, तो वही चीज अभी भी करनी होगी। ठीक है, उसी तरीके से अभी भी यूज करना होगा सेम पैटर्न पे। ठीक है, तो पहले मैं जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, तो आप खुद से ट्राई करो सबसे पहले तो। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। कैसे सोल्यूशन होगा, तो सबसे पहले हमें ये समझ में आएगा कि कोई भी इसमें ऐसी टर्म नहीं है, ठीक है, जिसपे CD फॉर्मूला अप्लाई कर दें। क्यों, क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर 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 लिखा हुआ है। स्क्वायर्स अगर रहेंगे तब तक CD फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो क्या करें फिर CD फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए? चेंज कर दें इसको। ठीक है, हायर पावर को हायर एंगल में कन्वर्ट कर दें। हमने यही कहा था ना कि ये सब इवन पावर्स वगैरह रिमूव कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे और भी फॉर्मूले यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसलिए हम ये हायर पावर्स को हटा देते हैं और cos स्क्वायर s को हम लिख सकते हैं ना 1 + cos 2s/2, ये लिखा जा सकता है इसे। इसी तरीके से 1 + cos 2s - 2a/2। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। cos स्क्वायर s - b 1 + cos 2s - 2b/2, और एक और टर्म है अपने पास 1 + cos 2s - 2c/2, यही है। ठीक है, अब इनका हमें एडिशन फाइंड आउट करना है। तो इनके एडिशन में आप देखिए सबसे पहले तो क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि 1 आपका कितनी बार आया है, 4 टाइम्स आया है, 4/2, 2 आपका निकल आया बाहर, बाकी हाफ और cos 2s - 2a। ठीक है, इसी तरीके से cos 2s - 2b और cos 2s - 2c। ठीक है, ये आपकी टर्म्स है ओवरऑल। ठीक है, अब इन्हें क्लब करते हैं, इन पे CD फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू करते हैं। 2 + ½ ये देखो 2 तो चाहिए ही था पहले भी, तो 2 को अलग ही रखा हमने। फिर अब इनको क्लब करना शुरू किया, cos 2s + cos 2s - 2a। तो क्या करें, मान लो इन्हीं दोनों पे CD फॉर्मूला अप्लाई किया और इन दोनों पे CD फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि अब 4 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स तो है नहीं, 4 टर्म्स है, तो उसी तरीके से CD फॉर्मूला भी अब चेंज हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा, 2 cos CD फॉर्मूला sum/2 2s - a, और cos difference/2, डिफरेंस मतलब a, प्लस इधर देखो कितना आएगा, इन दोनों से आ जाएगा cos sum 4s - 2b - 2c का हाफ 2s - b - c। ठीक है, और इनटू cos डिफरेंस लोगे तो 2s कैंसिल हो गया और 2c - b, मतलब कि b - c लिखें या c - b लिखें, बात बराबर ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। cos थीटा और cos ऑफ -थीटा बराबर ही चीजें हैं दोनों। तो आप देखिए कितना आएगा, 2 + ½ 2 cos 2s - a। अब हमें फाइनल जो आंसर चाहिए वहां s तो चाहिए नहीं, तो अब हटाना शुरू कर देते हैं। तो cos 2s - a और यहाँ पे cos a है। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है ना, ये तुम्हारा 2 cos 2s - a, इसको भी लिख सकते हो तुम कि ये क्या था, b + c था, है ना। 2s - a कितना है, b + c। cos a इसको एज इट इज रखा, प्लस 2 cos 2s - b - c कितना हो गया, a हो गया, और cos b - c एक और टर्म आ गई, है ना। अब यहां से भी आप देखिए 2 cos a आपका दोनों जगह से कॉमन निकल रहा है, तो आप इसको बाहर निकाल लो। 2 + ½ 2 cos a, बाकी क्या बचा, cos b + c प्लस cos
बी माइनस सी, ये कितना हो गया 2 cos b cos c, तो यहां से आ गया 2 + 2 टाइम्स cos a cos b cos c, ये आपका प्रूव होकर के आ गया। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फिर से वही CD फॉर्मूला अप्लाई किया। एक आध बार ये जो कंडीशन दी गई थी कि 2s - a को क्या लिख दें, ठीक है, इस कब को यूज करके कॉमन निकाला 2 cos a और फिर CD फॉर्मूला अप्लाई करके क्लब कर दिया। इनिशियली क्या देखना था कि चूंकि हमें एक क्वाड्रेटिक दी गई थी, cos स्क्वायर की टर्म थी, तो वहां से CD फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमने क्या किया, पहले उस क्वाड्रेटिक्स को हायर एंगल्स में कन्वर्ट किया, और एक बार हायर एंगल में कन्वर्ट हो गया, पावर सट गई, तो फिर हम CD फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अगर मान लीजिए a + b + c इस बार 2s नहीं 180 नहीं 270 दिया हुआ है, तो ऐसे केस में हम cos 2a + cos 2b + cos 2c की वैल्यू क्या बोलेंगे। ठीक है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करिए, कुछ प्रूव नहीं करना है आपको, वो एक्सप्रेशन भी खुद से जनरेट करना है जो आप फाइनली सिंप्लीफाई करके ले आना चाहते हैं। ठीक है, तो आप एक बार को वीडियो पॉज करके सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि ऐसे में ये सिंप्लीफाई होकर के क्या बनेगा। ठीक, मैं सोल्यूशन डिस्कस करता हूं इसका। आप सबसे पहले इसमें ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोई भी दो आप ले लो CD फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, तो आपने सबसे पहले मान लो cos 2a cos 2b को ले लिया, तो यहां से आ गया आपका 2 cos a + b और एक साथ में आ गया cos a - b cos 2c। अब cos 2c के लिए क्या लिख सकते हैं हम, cos 2c को हमने लिख लिया 1 - 2 sin स्क्वायर c, भी चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं उसी तरीके से लिख देता हूं 1 - 2 sin स्क्वायर c, है ना, ऐसा लिख दिया। अब आप देखो 2 cos a + b है, a + b की जगह हम क्या लिख सकते हैं 270 - c लिख सकते हैं। तो 270 - c जब हम लिखेंगे मतलब 3π/2 - c इंटू cos a - b। ठीक है, 1 एक अलग से ही रख लो यहां पे आगे, और माइनस का 2 sin स्क्वायर c, ये लिखा हुआ है। तो ये कितना हो गया 1 प्लस, अब देखो cos 3π/2 - c, तो 3π/2 - c कैसा होगा, नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि ये 3π/2 - c मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन cos का साइन भी बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये π/2 का ऑड मल्टीपल था। तो ये बन गया तुम्हारा 1 - 2 sin c cos a - b और -2 sin स्क्वायर c। तो ये वैल्यू कितनी आई 1 - 2 sin c, कॉमन आ गया आपके पास cos a - b और प्लस साथ में रह गया sin c, ये आपके पास टर्म आ गई। ठीक है, अब फिर से अगला काम, c को फिर से a और b में बदल दें, तो a और b में बदलना शुरू करते हैं। 1 - 2 sin c cos a - b और इसको लिख दिया मैंने sin 3π/2 माइनस a + b। ठीक है, ठीक, तो अब आप देखिए क्या आएगा, अब साइन थर्ड क्वाड्रेंट 3π/2 माइनस थीटा नेगेटिव आएगा और साइन का कॉस बन जाएगा। तो ये आपके पास आ गया cos a - b माइनस का आएगा cos a + b, साइन का कॉस बनेगा और नेगेटिव साइन भी आएगा। अब यहां पे -2 sin c पहले से था, 1 और था, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस, यहां से आ गया 4 sin a sin b sin c, ये आपका प्रूफ होकर के निकल आया। तो इस तरीके से हमें कोई सा भी a + b + c दिए रखा हो, कोई भी कंडीशन दे रखी हो, उसको सिंप्लीफाई करके हम CD फॉर्मूले की हेल्प से ही सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन निकाल के क्लब करेंगे और फिर उसी कंडीशन को यूज करके c और ab को आपस में इंटरचेंज करते रहेंगे। तो नेक्स्ट एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, क्या है, इन ट्रायंगल ABC cot A + cot B + cot C = √3, देन प्रूव दैट इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहली बात तो ये उल्टा नहीं करना है कि मतलब हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम ये प्रूव कर दें कि cot A + cot B + cot C = √3 होगा, वो तो होगा ही भाई, cot 60 ही रखना है, ऐसे में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ऐसा होता है कि cot A + cot B + cot C √3 के बराबर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में हो सकता है और कभी नहीं हो सकता है, ये बात आपको प्रूव करनी है। ठीक है, समझ में आई बात, क्या कहा जा रहा है कि अगर cot A + cot B + cot C = √3 होता है तो पक्का ABC को आपस में बराबर ही होना पड़ेगा और सबको 60 ही होना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। ये चीज आपको प्रूव करनी है, वाइस वर्सा नहीं कि हम इधर से स्टार्ट करें और ये प्रूव कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही केस पॉसिबल हो सकता है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो आप पॉज करके ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये।
सोल्यूशन कैसे आएगा? तो सोल्यूशन आप देखिए कैसे बनेगा, cot a प्लस cot b प्लस cot c आपका √3 के बराबर है। अगर आप थोड़ा सा इसमें यूज करें कि cot a प्लस cot b प्लस cot c, ठीक है, का होल स्क्वायर, तो इससे क्या बनेगा आपके पास टर्म? इससे आपके पास टर्म आ जाएगी cot स्क्वायर a cot स्क्वायर b, है ना, और cot स्क्वायर c प्लस 2 टाइम्स, ठीक है, थोड़ा सा यूनिक मेथड है बिल्कुल, समेशन मतलब आप ऐसे लिखो cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a, लिख सकते हो, है ना। अब आप देखो ये वैल्यू कितनी हो गई ओवरऑल, तो √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, इज इक्वल टू कितना, cot स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर b प्लस cot स्क्वायर c प्लस 2 टाइम्स, ये क्या होता है, ये तो आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी कितनी आती है, ये 1 के बराबर आता है, जब a प्लस b प्लस c 180 है तो ये वैल्यू कितनी होती थी, 1 के बराबर होती थी। तो ऐसे में हमें पता चला कि cot स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर b प्लस cot स्क्वायर c कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है, तो ये वैल्यू 1 है ना, ठीक है। इतना cot स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर b प्लस cot स्क्वायर c की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर, ठीक है। अच्छा ये भी तो 1 ही था, मतलब ये तो आइडेंटिटी है ना कि cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a, ये वैल्यू भी कितनी है, 1 के बराबर ही होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बराबर है। अब यहां से आप क्या क्लू निकाल सकते हो, ये और ये दोनों एक्सप्रेशंस बराबर है, तो आप क्या क्लू निकाल सकते हो, आप देखोगे कि इसका मतलब क्या है कि ये लिखा हुआ है a स्क्वायर, इसको बोल दो b स्क्वायर प्लस इसको लिख दो c स्क्वायर, इसको इस साइड लेता हूं, ab bc ca इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। और ये कब होता था, जबकि a b और c तीनों ही कैसे हों, बराबर हों। ये लिखाया गया था आपको फंडामेंटल्स में कि इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि a b c तीनों को आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहां से आ गया आपके पास कि a शुड बी इक्वल टू b इक्वल टू c। a b c हमारा क्या था, cot a cot b cot c था, दैट मीन्स कि cot a इज इक्वल टू cot b इज इक्वल टू cot c, ठीक है। इसका मतलब a b c सभी को आपस में बराबर होना पड़ेगा कि नहीं, a b c सभी को ट्रायंगल के केस में तो बराबर होना पड़ेगा ना, सारे एंगल्स कैसे हैं, 0 और 180 के बीच में ही है, ठीक है। तो a b c सभी को बराबर होना पड़ेगा और ऐसे में सभी क्या होंगे, 60 होंगे, और दैट मीन्स कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा यहां से प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं, सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज कह लो या फिर साइन और कॉस की एपीज का सम। कैसी एपी, क्या कहा जा रहा है उसका मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इस तरीके का एक्सप्रेशन अगर हो, साइन अल्फा, हर एक टर्म साइन की है, और देखो आप एंगल्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, अल्फा, यहां अल्फा प्लस बीटा, फिर बीटा इसमें ऐड कर दिया 2 बीटा, फिर अगले टर्म में क्या होगा, फिर से बीटा ऐड हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस 3 बीटा, फिर उसके बाद अल्फा प्लस 4 बीटा, और ऐसे ही करते हुए हम अल्फा प्लस n-1 बीटा तक पहुंच गए, ठीक है। और इस सीरीज का हमें सम फाइंड आउट करना है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को क्लब करके क्या लिखा जा सकता है, ठीक है यार। अब देखो इसमें कितने टर्म्स है, सबसे पहले तो n टर्म्स हैं। देखो अल्फा प्लस 0 बीटा, अल्फा प्लस 1 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, मतलब कहां से, यहां पे 0 बीटा से शुरू हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है, n-1 बीटा पे। तो 0 से n-1 तक कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स हो गए, ठीक है। अल्फा प्लस 0 बीटा, अल्फा प्लस 1 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू अल्फा प्लस n-1 बीटा, कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स। अब इन n टर्म्स का हम सम कैसे निकालेंगे, तो आइए देख लेते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले देखो थोड़ा सा इसमें आप एक ट्रिक यूज करोगे क्या, कि आप पहले साइन बीटा बाई 2 से, अभी हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें पूरी टर्म को। तो 1 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इधर रखा, तो साइन बीटा बाई 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं साइन अल्फा साइन बीटा बाई 2, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा बाई 2 प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा साइन बीटा बाई 2, ठीक। और इसी तरीके से हमारे पास लास्ट में टर्म क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म, और इसमें भी साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लीकेशन।
तो साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा और साइन बीटा बाई 2, ये आपके पास टर्म बनकर के आ गई सभी। ठीक, अब इनको क्लब करना शुरू करते हैं। तो अब आप देखो क्या आएगा, कैसे इसको क्लब करें। 1 अपॉन साइन बीटा बाई 2, यहां तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप कैसे लिखोगे? तो हमने क्या किया, हमने एक काम किया इसमें कि ये 2 2 2 ऐसे करके हम हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है, और 2 बाहर निकाल दें, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे देखिए आप 2 साइन अल्फा साइन बीटा बाई 2 लिखा हुआ है, इसको हम सम और डिफरेंस में ब्रेक कर सकते हैं क्या? जो हमारे पास फॉर्मूला होता था सम और डिफरेंस में ब्रेक करने वाला, मतलब 2 साइन ए कॉस बी अगर लिखा हुआ है, 2 साइन ए साइन बी अगर लिखा हुआ है, तो उसको हम ब्रेक कर सकते थे। 2 साइन ए कॉस बी को लिखा जा सकता था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी को लिखा जा सकता था कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी को लिखा जा सकता था हमारा साइन कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इस तरीके का लिखते थे हम। तो सेम चीज यहां पे भी हम बात कर रहे हैं कि उसी फॉर्मूले को अगर अप्लाई करें और इसको सम और डिफरेंस में तोड़ दें, तो यहां पे क्या आएगा, यहां से आएगा आपका 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला है, तो 2 साइन ए साइन बी में क्या लगेगा, ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अगर नहीं याद आ रहा है तो सीडी फॉर्मूले के जस्ट बाद जो हमने फॉर्मूला लिखा था वही वाली बात है। सीडी फॉर्मूला जहां एंड हुआ है उसके क्वेश्चंस, उसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले लिखे हैं वहां पे ये चीज दी हुई थी। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस यहां पे देखिए क्या आएगा, ठीक है, ये तो अभी हमने पहले टर्म को केवल ब्रेक किया है ना। अब दूसरे टर्म पे आते हैं, ये वाली टर्म, इस टर्म में देखिए क्या आएगा, यहां पे जब आप सम करोगे तो आपका आ जाएगा कॉस अल्फा, सॉरी डिफरेंस लेना है, अल्फा प्लस बीटा और बीटा बाई 2, तो यहां पे आ गया अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस का कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, है ना, ये आपकी टर्म बन गई दूसरे वाली। ठीक है, फिर ऐसे ही तीसरे वाली टर्म पे जाते हैं। तीसरे वाली टर्म में देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, यहां पे आप पहले डिफरेंस लो, अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस 5 बीटा बाई 2, ये आपके पास टर्म आ गई। ठीक है, और सबसे लास्ट वाली टर्म तक हम इसी तरीके से अगर बढ़ेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, लास्ट में आपके पास आ रहा है कॉस, डिफरेंस लो पहले, तो डिफरेंस लोगे तो अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा और उसमें से बीटा बाई 2 हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका अल्फा प्लस n माइनस 3 बाई 2, है ना, बीटा ऐसा लिख लिया मैंने, और माइनस का कर दें कॉस, एक बार सम करना पड़ेगा एंगल्स का, तो एंगल्स का सम कितना होगा, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, n प्लस 1 बीटा बाई 2, है ना, ये बन गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास ओवरऑल टर्म आ गई, अल्फा प्लस सॉरी सम किया तो n माइनस 1 बीटा और प्लस बीटा बाई 2, तो n माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास टर्म n माइनस 1 बीटा और हम उसमें ऐड कर रहे हैं बीटा बाई 2, तो बीटा और साथ में आ गया n माइनस, ये टर्म आपकी बन जाएगी एडिशन के बाद, है ना। अब आप देखो क्या हो रहा है, इस तरीके से ब्रेक करने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से साफ हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से देखो आप, ये वाली टर्म इससे साफ हो गई, ऐसे ये वाली टर्म अगले टर्म से साफ होती जाएगी और लास्ट में ये वाली टर्म भी साफ हो चुकी होगी, इधर बचेगा ये और इधर बचेगा ये, बस ये 2 टर्म्स हमारे पास बची रह जाएंगी। ठीक है, और बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ ये टर्म बची और ये वाली लास्ट की टर्म बची, फर्स्ट और लास्ट की टर्म केवल बची। तो क्या आ जाएगा सब, 1/2 साइन बीटा बाई 2 और इसको हमने लिख लिया कॉस ओवर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस लास्ट टर्म क्या थी, कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू n माइनस हाफ। ठीक है, ये आपके पास टर्म आ गई। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा फिर से क्लब कर लेते हैं, इसमें सीडी फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, तो हमने लिख लिया 1/2 साइन बीटा बाई 2 और इस पे सीडी फॉर्मूला अप्लाई करो तो 2 साइन बनेगा, है ना, 2 साइन बनेगा और इसके साथ में क्या आएगा, अब इन दोनों का एंगल्स का सबसे पहले क्या होगा, सम होगा। ठीक है, -2 आता है, लिख लेते हैं पहले -2 और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो -2 साइन c प्लस d बाई 2, दोनों एंगल्स का सम किया तो 2 अल्फा प्लस
और यहाँ पे देखो आप बीटा n माइनस हाफ और माइनस हाफ और तो n माइनस 1/2, ठीक है। और साइन डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस में अल्फा अल्फा साफ हो गए, बीटा बाई 2 और इधर बीटा बाई 2 भी साफ हो गए, बाकी क्या बचा हमारे पास n बीटा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे n बीटा बच रहा है, दोनों का डिफरेंस लिया n बीटा, माइनस का n बीटा बाई 2, ये टर्म आ रही है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ देखो, ये माइनस साइन बाहर निकल आएगा, साइन ऑफ माइनस n बीटा बाई 2, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कि 0 माइनस n बीटा बाई 2 है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस साइन बाहर, ये माइनस के साथ क्लब हो गया और 2 साफ हो गए, ठीक है। तो कितना आया, साइन n बीटा बाई 2 को मैं बाहर लिख देता हूं, तो ये बन गया साइन n बीटा बाई 2, डिवीजन में क्या था साइन बीटा बाई 2। अब अंदर में क्या टर्म बची, सिर्फ एक ही टर्म बची ये वाली, और वो टर्म क्या थी, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा n माइनस 1/2, तो अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ठीक है। अब सोच रहे होगे कि ये हमारे पास निकल करके आ रहा है फॉर्मूला, ठीक है। यही फॉर्मूला हमें याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, तो ज्यादा आसान है इसको अगर हम वर्ड्स में समझे, ठीक है। इसको हम रेदर देन पूरा एक्सप्रेशन याद रखने के कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, वर्ड्स के टर्म्स में, ठीक है। ये तो उसका प्रूफ हमने कर दिया। अब इसको कैसे करें, याद भी रखना है और ये प्रूफ भी समझना है और याद भी रखना है। याद कैसे रखेंगे, तो अब देखो आप देखो क्या हो रहा है, फॉर्मूले में क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आपको लिखना क्या है, साइन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू ये एक डिफरेंस था सभी में बीटा बीटा का और उसका बाई 2, ठीक है। तो इसी को बोल दे रहे हैं हम कॉमन डिफरेंस, जो हर दो एंगल्स के बीच का डिफरेंस आ रहा है और उसके डिवीजन में 2, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, हर बार वही डिफरेंस है इसीलिए उसको कॉमन बोल दिया गया है, तो कॉमन डिफरेंस बाई 2, साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, डिवीजन में देखो क्या बोलेंगे, डिवीजन में बोलेंगे साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2, ठीक है, हो गया ये साइन n बीटा बाई 2 डिवीजन में साइन बीटा बाई 2, हो गई बात। अब इसको आप कैसे देख सकते हो, इसको आप ऐसे देख सकते हो कि अगर मैं फर्स्ट वाले एंगल का लास्ट वाले एंगल के साथ सम करूं, सिर्फ एंगल का, तो फर्स्ट और लास्ट एंगल्स का सम कितना आएगा, 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, यही आएगा ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना भाई, ये 2 एलसीएम ले लो, यहां पे 2 और डिवीजन में 2 लिख सकता हूं। तो आपको क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट और लास्ट वाले एंगल्स का सम ऊपर लिखा हुआ है और डिवीजन में 2 है, पता चल रही है बात, फर्स्ट और लास्ट वाले एंगल का सम और डिवीजन में 2 लिखा हुआ है, तो बस वही काम यहां पे कर दो। यहां पे आगे हमने कहा कि आगे हमें क्या जरूरत है, साइन फर्स्ट एंगल, ठीक है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, डिवीजन में क्या चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया साइन के लिए, कि साइन की अगर हमारे पास n टर्म्स इस तरीके की एक सीरीज बना रहे हैं जहां हर एक एंगल्स के बीच का डिफरेंस लगातार बीटा 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 है, तो हम लिख सकते हैं साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2 साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ये वर्ड्स वाले टर्म्स में इसको याद रखना है और इसका प्रूफ याद रखना है कि किस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया था। तो सेम तरीके की सीरीज अगर कॉस के टर्म्स में हो तब देखिए क्या होगा, ठीक है, कॉस अल्फा, अब इसको हम पूरा प्रूव नहीं कर रहे, ठीक है, मैं आपको एक बार को ब्रीफ आइडिया दे दूंगा और उसी के बाद प्रोसेस सेम है, वही जो साइन के लिए हमने किया था, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, और इसी तरीके से आगे हमारे पास लास्ट में टर्म है कॉस ओवर अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। इस सीरीज का आपको सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करिए, फिर से वही काम कि आप साइन बीटा बाई 2 से बाहर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, मतलब 1/2 साइन बीटा बाई 2 जैसे लिखा था हमने, वैसे यहाँ पे भी कॉस अल्फा, सॉरी 2 भी आएगा, तो 2 कॉस अल्फा साइन बीटा बाई 2 और प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा बाई 2, ठीक है। ऐसे ही करके लास्ट टर्म में क्या आ जाएगा, 2 कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा और साइन बीटा बाई 2,
ये आपके पास टर्म्स आ गई, है ना। अब 2 cos है साइन बी, 2 cos है साइन बी, हर बार सीरीज को उसी तरीके से ब्रेक कर दो, ठीक है। हर एक टर्म को उठाया, ब्रेक किया, सब में कैंसिलेशन होने लगेगा और फिर से आपके पास आंसर वहां से सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये खुद से ट्राई करना। इसका रिजल्ट क्या आएगा वो मैं बता देता हूं। रिजल्ट क्या आएगा, फिर से वही साइन n बीटा बाई 2 और डिवीजन में साइन बीटा बाई 2। यहां तक फॉर्मूला सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो पहले बार था वही अभी भी था, जो साइन के लिए था वही कॉस के लिए भी सेम आया। इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या, यहाँ पे कॉस लिख देना है, जहां साइन लिखा हुआ था वहां कॉस लिख देना है। एंगल मतलब इसका आर्गुमेंट या एंगल कहें तो वही रहेगा जो पहले था, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट एंगल, ठीक है, प्लस लास्ट एंगल बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, ये जो पहले था वो अभी भी है, केवल डिफरेंस क्या आया, जब साइन की सीरीज थी तो यहां साइन लिखा जाता था, जब कॉस की सीरीज है तो यहां कॉस लिखा जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। तो आइए अपन इस पे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो आपको इस सीरीज का सब निकालना है। अब यहां पे देखो, आप सबसे पहले कॉस की सीरीज दिखाई दे रही है और हर बार डिफरेंस क्या दिख रहा है सभी एंगल्स के बीच का, 2π/11 2π/11 ऐसे करके दिख रहा है। कितने टर्म्स है, ठीक है, कितने टर्म्स है हमारे पास, तो टर्म्स हमारे पास 10 दिख रहे हैं क्या, ये 2 फिर 4 फिर 6 ऐसे करके काउंट भी कर लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो टोटल 10 टर्म्स है हमारे पास। अब इन 10 टर्म्स का हमें सब निकालना है, क्या करेंगे, तो वही फॉर्मूला कॉस नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी कॉस लिख दिया मैंने, साइन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, कॉमन डिफरेंस कितना है 2π/11, उसके डिवीजन में क्या डालते हैं 2, मतलब ये था ना नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, तो कॉमन डिफरेंस 2π/11 बाई 2 मतलब π/11। डिवीजन में क्या आएगा साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2, कॉमन डिफरेंस 2π/11 बाई 2 π/11, ये हो गया ना, ये बीटा बाई 2 और ये n बीटा बाई 2। अब कॉस की सीरीज है तो यहां कॉस लिख दो और फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर लो, फर्स्ट और लास्ट एंगल को ऐड कर लो और डिवीजन में 2 लिख देना है। तो फर्स्ट और लास्ट एंगल्स का सम कितना हो गया 22π/11 और इसका मतलब ये 2π हो गया सम, लेकिन हमें बाई 2 भी लगाना है, तो यहां पे क्या लगाएंगे पाई, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो गई cos पाई -1, है ना, ये -1 हो गया और ये तो दोनों आपस में बराबर ही है, ये लिखा है पाई -π/11, ये लिखा है π/11, दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर कितना हो गया हमारा -1 के बराबर, ठीक है। इसमें भी आपको उसी तरीके की कभी कभी चीजें मिलेंगी, जैसे मान लीजिए कि आपका हर बार कॉमन डिफरेंस नहीं बन पा रहा है, कोई 1-2 टर्म्स हमारी बिल्कुल अलग ही दिख रही हैं, तो वहां पे भी आप पाई माइनस थीटा 2π माइनस थीटा वाले फॉर्मूले यूज करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो, सो दैट कि हमारे पास एक प्रॉपर इस तरीके की सीरीज, जैसी हमें फॉर्मूला जिसका पता है वैसी सीरीज बन जाए। तो एंगल्स में ऐसा कन्वर्जन करना पड़ सकता है कि हमारे पास मान लो कि 6π/11 देने की जगह उसने 5π/11 दे दिया, है ना, मान लो माइनस का, या फिर साइन की सीरीज थी और उसमें 6π/11 की जगह उसने 5π/11 दे दिया, तो आप उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो ना कि साइन 5π/11 इज इक्वल टू 6π/11 और उसके बाद आप उस पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। तो पाई माइनस थीटा 2π माइनस थीटा वाले फॉर्मूले भी आपको यूज करने पड़ सकते हैं कभी कभी, जबकि हमारे पास प्रॉपर सीरीज इनिशियली नहीं दी गई हो, बट उन फॉर्मूलों को यूज करके मैनिपुलेट होकर के वो उसी ये इस तरीके की सीरीज हमारी फॉर्म हो जाए। तो नेक्स्ट हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आगे ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से कहा जाए तो मैक्सिमम टाइम्स जो हमने पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं वो सब फार्मूलों का यूज़ होता है, एज इट इज़ कहा जाए, मतलब उन फार्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चंस एज इट इज़ उठ करके मेंस में आ सकते हैं, एडवांस में तो उतने ज़्यादा नहीं आते, बट उन फार्मूलों का यूज़ हमें ऑफ कोर्स करना ही पड़ता है, ठीक है। इवन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी उन सारे फार्मूलों का हमें यूज़ करना पड़ेगा। कोई भी फार्मूला अगर मिस हो गया, ठीक है, याद नहीं है, तो वहाँ क्वेश्चन में अगर यूज़ किया जा रहा है तो ऑफकोर्स उस चैप्टर में भी आपको अटका देगा, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक अगर हम कहें इक्वेशन, तो ये एज इट इज उठ करके इसके क्वेश्चंस जो होते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, ये टॉपिक एज इट इज सिंगल, सिर्फ एज टूल्स नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टॉपिक पे बेस्ड आपके पास एक क्वेश्चन दिया जाता है एडवांस के फॉर्म में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो या तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से एक क्वेश्चन लगभग मान लीजिए कि हर बार आता ही आता है, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन आपका आता रहता है,
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये ट्रिग्नोमेट्री का एक तरीके से कहें सेकंड पोर्शन, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। थोड़ा सा ये चेंज हो गया, क्या था, अभी तक आपको जैसे मान लीजिए कहा जाता कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, ठीक है, आप उसका क्या बताते हैं कि थीटा क्या होगा, आपसे पूछा जाए कि थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर हमें इक्वेशन दी गई है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो आप बताते थे इसको 60 डिग्री। लेकिन अब आपका रेफरेंस जो है बड़ा हो चुका है। पहले आप अभी तक आपको सिर्फ क्या सोचना रहता था, 0 से 90, 0 से 180, 0 से 360, बस इतने तक ही सोचते थे ना, इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यूज के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचते थे। मैक्सिमम टाइम 0 से 180 के बारे में ही सोचते थे। लेकिन अब अगर मैं कहूँ आपसे कि साइन थीटा √3/2 तब भी होगा जब हम थीटा को 2π + π/3 रखें, तो मैं कोई गलत बात तो कर नहीं रहा, साइन थीटा √3/2 तो तब भी होगा ही होगा। ठीक है, इतनी बात। इसके अलावा साइन थीटा √3/2 होगा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, π - π/3 करूं तब भी √3/2 निकलेगा। थीटा की जगह अगर मैं π - π/3 रख दूं तब भी वही आएगा। थीटा की जगह अगर मैं -2π + π/3 रख दूं तब भी यही आएगा। तो हर बार वैल्यूज यही आने वाली हैं। ये बात ठीक थी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स हो गए ना। सिर्फ अगर मुझे कहा जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो उसमें थीटा का एक सोल्यूशन तो हो गया π/3, लेकिन सिर्फ π/3 ही सोल्यूशन होगा ऐसा नहीं कह सकते। मतलब हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिससे कि हम हर उस थीटा को रिप्रेजेंट कर पाए जो साइन थीटा को √3/2 के बराबर कर सकता है। हम हर उस थीटा को रिप्रेजेंट कर पाए उस एक्सप्रेशन की हेल्प से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखते हैं कि ये सिचुएशन मान लो, इसी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो अब आप देखो कहां कहां आएंगे ये एंगल्स थीटा के। थीटा की वैल्यू यहां पे आ सकती है, π/3 मान लिया मैंने इसको, ये π/3 मान लो कहा जा रहा है, ठीक है। तो एक तो हो गया ये एंगल π/3, ठीक। और क्या हो सकता था यहाँ पे, साइन थीटा √3/2 कहां हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि नीचे तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो हम पहले मार्क कर लेते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक एंगल हो गया और इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में भी जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होगा, तो π - π/3, तो -π/3 मतलब वापस क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा ना हमें, भाई पाई यहां तक आते, लेकिन -π/3 कहा जा रहा है तो क्लॉकवाइज रोटेट करके यहां पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपका एंगल अगर π/3 है तो एक यहां से आ गया आपके पास, ठीक है। यहां पे साइन थीटा √3/2 होगा, ऐसे यहां पे भी साइन थीटा √3/2 होगा, ठीक है, π/3 वाले के लिए और इधर π - π/3 वाले के लिए, दोनों केसेस के लिए। तो हमने कहा कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको देखो कैसे लिखा जा सकता है। इसको मैं कहूं मैं सीधा π/3 लिख दूं तब भी चलेगा। मैं कहूं मैं एक बार पूरा रोटेट किया 2π और प्लस फिर π/3 ऐड किया, भाई ऐसा कर सकते हैं ना, इस 2π यहां पहुंचे, फिर π/3 और रोटेट करके यहां पे पहुंच गए, तो वैल्यू कितनी हो गई, 2π + π/3। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से हम ऐसा भी कर सकते थे कि हमने रोटेशन जो था वो मान लो कि इस तरीके का स्टार्ट किया, एंटी क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट किया। क्लॉकवाइज मान लो हम ऐसे गए 2π, तो 2π तो गए, लेकिन लिखेंगे क्या, -2π लिखेंगे, क्योंकि हम किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी। तो हम यहां से स्टार्ट किए, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए यहां पे पहुंचे, तो ये क्या बन गया आपका, -2π बन गया। अब -2π बनने के बाद आप देखिए यहां पे पहुंचे आप -2π, फिर आपको कहा जाना है π/3 इधर जाना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो प्लस साइन देते हैं, तो इस बार एंगल क्या आएगा, -2π + π/3, ये भी आ गया। ऐसे ही करके और भी एंगल्स बना सकते हो, 2π + π/3 बनाया तो 4π + π/3 भी बना सकते हो, -4π + π/3 भी बना सकते हो, लिख सकते हो ना, ठीक है। इसको हम 4π + π/3 लिखना चाहे लिख सकते हैं, दो रोटेशन किए एंटी क्लॉकवाइज और उसके बाद फिर π/3 और रोटेट हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे कहा गया -2π + π/3, तो हम इसको लिख सकते हैं -4π + π/3, कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी चीजें सेम ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास इस वाले का रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस वाली लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, या फिर कहें फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि कौन कौन से थीटा आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल थीटा और भी आ सकते हैं, 6π 8π -8π सारे ही पॉसिबल हैं। फिर यहां पे देखते हैं इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम क्या, ये देखिए यहां तक पाई आता था -π/3, तो आपने लिखा इसको π - π/3, π - π/3।
और क्या लिख सकते हो इसी को आप लिख सकते हो, आप पाई रोटेट करके पाई बाई 3 इधर आओ, या फिर आप एक और चक्कर मार दो 3 पाई माइनस पाई बाई 3, तब भी वहीं पहुंचोगे ना, 3 पाई माइनस पाई बाई 3, तब भी वहीं सेम जगह पहुंचेंगे। और क्या कर सकते हैं, हम क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर दें ऐसा, तो हम माइनस पाई रोटेट करके यहां पे आए और फिर उसी डायरेक्शन में पाई बाई 3 और रोटेट करना है, तो माइनस पाई बाई 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 3 इस तरीके का लिख सकते हैं। तो आपके पास अब इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के ये सारे अलग अलग तरीके थे, और इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इधर बहुत सारे तरीके थे। ठीक है, अब मैं कहूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले सारे एंगल्स के लिए मैं एक जनरल फॉर्मूला देना चाहता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल्स के लिए एक ऐसा फॉर्मूला जिससे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का हर एक एंगल जो यहां पे आ रहा था वो कवर हो जाए। तो बताइए क्या लिखोगे? इसका मतलब होगा कि आप लिख सकते हो इसको 0 प्लस पाई बाई 3 में समझ सकता हूं क्या, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई प्लस 4 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई। मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि यहां पे अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के हर एक एंगल को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2n पाई प्लस पाई बाई 3। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? 2n पाई प्लस पाई बाई 3, पाई का हर एक इवन मल्टीपल और प्लस पाई बाई 3 लिखा जा सकता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, यहां पे n अलग अलग होता रहेगा, n कभी 1 होगा, कभी 0 होगा, कभी -1 होगा, कभी -3 होगा, कभी +5 होगा, कभी +13,000 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक एंगल यहां पे आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट के जो एंगल्स थे उनमें देखो आप पाई के कैसे मल्टीपल्स यूज हो रहे हैं, ऑड मल्टीपल्स। तो ऑड मल्टीपल्स को लिखने का तरीका क्या होगा, पाई के ऑड मल्टीपल्स ऐसे लिखे जा सकते हैं। और पाई बाई 3 कैसा यूज हुआ है, माइनस साइन के साथ यूज हुआ है। आप चाहो तो इन्हीं को ऐसे भी लिख सकते हो ना, जरूरी थोड़ी ना है कि ऑड चीजों को 2n प्लस 1 से ही रिप्रेजेंट करें। हम ऐसा भी लिख लें, 2n माइनस 1 लिख लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, कोई फर्क पड़ता है क्या? n को आप 3 रखोगे तो ऑफ कोर्स मतलब n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए अलग अलग केसेस होंगे। जैसे मान लो n को 0 रखा तो ये रिप्रेजेंट करेगा पाई माइनस पाई बाई 3। अगर आपको पाई माइनस पाई बाई 3 चाहिए तो यहां पे n को 1 रखना पड़ेगा। लेकिन सारे एंगल्स इस फॉर्मूले से भी कवर हो जाएंगे, इस फॉर्मूले से भी कवर हो जाएंगे। ऑफ कोर्स n की वैल्यू 0 रखने पे जो मिलेगा उसके लिए यहां पे n को 1 रखना पड़ेगा, n को यहां -1 रखने से जो मिलेगा उसके लिए यहां पे n को 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के हर एक एंगल को रिप्रेजेंट करने का जनरल मेथड आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट के हर एक एंगल को रिप्रेजेंट करने का आपके पास जनरल मेथड आ गया है। अब इन दोनों को फिर से आप चाहते हो कि अब कुछ और तरीका आ जाए जिससे कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट को अलग अलग नहीं लिखना पड़े बल्कि एक साथ ही लिखना पड़े। तो आप देखो इसको एक साथ जब क्लब करोगे तो क्या बनेगा, यहीं पे देख लेते हैं। आप देखो पाई का हर एक मल्टीपल यूज किया जा रहा है, पाई का यहां पे इवन हो गया, यहां पे पाई के सारे ऑड मल्टीपल्स हो गए, तो मैंने लिख दिया n पाई। ठीक है, अब क्या देख सकते हो आप, यहां पाई बाई 3 भी आ ही रहा है हर बार, कभी प्लस साइन के साथ है कभी माइनस साइन के साथ है। अब ये कैसे डिसाइड करें? तो आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आपका यहां पे पाई का मल्टीपल इवन था तो प्लस आया था, और जब पाई का मल्टीपल ऑड था तो माइनस आया था। तो आप बस क्या करो, बस इतना सा चेंज यहां पे कर दो, ठीक है, -1 की पावर n और पाई बाई 3। इससे क्या हुआ, जब n ऑड होगा तो यहां माइनस साइन बन जाएगा, और जब n इवन होगा तो यहां पे प्लस साइन बन जाएगा। यही चीज चाहिए थी ना, जब पाई का मल्टीपल इवन हो तो यहां प्लस साइन बन रहा है, -1 की पावर n कैसा है इस बार, इवन है। और जब -1 की पावर ऑड मतलब पाई का मल्टीपल भी ऑड है तो यहां -1 की पावर ऑड है, और इसका मतलब नेगेटिव साइन क्रिएट हो जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या आ गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 के हर एक एंगल को इस फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो जनरलाइज अगर हम इसी बात को करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, जनरलाइज करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू सपोज k है, ठीक है, और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू k को हम पहले लिख दें, k इज इक्वल टू कुछ साइन अल्फा, जो तुम्हें अल्फा पता है। चाहो तो तुम जैसे यहाँ पे पाई बाई 3 लिख लिया था तुमने, तुम चाहो तो पाई बाई 3 की जगह तुम्हें पता चला कि नहीं भाई मुझे तो पाई माइनस पाई बाई 3 पता है, तो तुम थीटा को पाई माइनस सॉरी अल्फा को पाई माइनस पाई बाई 3 लिख लो, जो चाहो वो लिख लो। ठीक है, बस सही लिखना है, ऐसा नहीं कि साइन 45 लिख दिया √3/2 के लिए। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू k इज इक्वल टू साइन अल्फा।
के दिया हुआ था, के को हमने लिख दिया कि भाई ये तो साइन अल्फा के बराबर होता है, और थीटा को उसके बाद क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं इसी तरीके से n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। साइन थीटा इज इक्वल टू के इज इक्वल टू साइन अल्फा का, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का आपके पास ये जनरल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको कहा जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ हाफ। ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, हाफ का मतलब है साइन, मेरा मन किया मैं पाई बाई 6 लिखूं, मेरा मन करे मैं कुछ भी लिख सकता हूं, वहां पे 5 पाई बाई 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बाई 6, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। ठीक, तो अब आपके पास अल्फा आपका ये है पूरा एंगल, ये पूरा एंगल आपका अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n पाई प्लस -1 की पावर n। ठीक है, अल्फा की जगह आप क्या डाल दोगे, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ये आपका थीटा का एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया जिससे कि हर एक एंगल आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, जो जनरली लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसको लिखने से कोई दिक्कत है या अल्फा को क्या लिखना चाहिए ऐसा कोई स्पेसिफिक हो, लेकिन जो यूजुअली ट्रेडिशनली जो हम फॉलो करते हैं, जब हम साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा की बात करते हैं, तो नॉर्मली हम लिखते हैं अल्फा को -π/2, -π/2 इंक्लूडेड है, से लेकर के π/2 के बीच का। नॉर्मली हम अल्फा को लिख देते हैं -π/2 से +π/2 के बीच का ही रखते हैं। ठीक है, रखने को कुछ भी रखा जा सकता है, बट जो फॉलो करते हैं हम ट्रेडिशनली दैट इज -π/2 से π/2। तो अगर ऐसा भी दिया गया है तो उसको हम गलत नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा लगेगा अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन हमें मिल जाए, या फिर हम इस तरीके का अल्फा क्रिएट करें। ठीक है, तो ये आपके पास थीटा का जनरल एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको अगर कहा जाता है कि भाई 4-5 वैल्यूज निकाल दो, तो निकालते रहो। n को रख दिया कभी हमने, मान लो n को 5 रख दिया, ठीक है, तो एक एंगल थीटा निकल आएगा। n को 3 रख दिया, -4 रख दिया, ठीक है, -5 रख दिया, -7 रख दिया, कुछ भी रख दो n की जगह पे, जो भी एंगल यहां से क्रिएट होगा वो एंगल इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आपकी सेटिस्फाई करेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ की इक्वेशन को आपके सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का अगर हम कहें तो ये हमें जनरल फॉर्मूला याद रखना है, क्या, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n इंटू अल्फा। अब अपन इसी तरीके से cos थीटा के बारे में डिस्कस करते हैं कि cos थीटा के लिए फॉर्मूला। तो आइए नेक्स्ट डिस्कशन अपन स्टार्ट करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू, अब फिर से मैं ले लेता हूं, मान लो कुछ मान लिया मैंने हाफ ही ले लिया। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग मुझे पहले से पता है कि भाई एक एंगल यहाँ पे कहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। cos थीटा इज इक्वल टू हाफ किस किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट, बस इतनी जगहों पे आएगा ना। सेकंड और थर्ड में तो cos कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो थीटा की वैल्यू π/3 रखी जा सकती थी, है ना, और थीटा की वैल्यू -π/3 भी रखी जा सकती थी, कर सकते थे। cos थीटा इज इक्वल टू हाफ है, थीटा की वैल्यू π/3 भी रखी जा सकती थी और थीटा की वैल्यू -π/3 भी रखी जा सकती थी। ये बात क्लियर है। अब देखिए, हम चाहें तो इसी एंगल को π/3 लिखें और 2 पाई रोटेट होकर के आए तो इसी को हम 2 पाई प्लस π/3 लिखें। इसी एंगल को हम चाहें, मतलब ये π/3 है, हमने एंटी क्लॉकवाइज एक चक्कर मारा 2 पाई का और प्लस π/3, 2 चक्कर मारे मतलब 4 पाई घूम गए और 4 पाई के बाद प्लस π/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट किया तो -2 पाई यहां पे पहुंचेंगे और प्लस π/3 यहां पे पहुंच जाएंगे, तो -2 पाई प्लस π/3 ये लिखना शुरू कर दिया, -4 पाई प्लस π/3 ये भी लिखना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें इस एंगल को रिप्रेजेंट करती हैं। यहां पे बात करते हैं तो देखिए क्या क्या होगा। यहां पे बात करेंगे आप तो π/3 तो ये भी है, लेकिन अब हम कैसा घूमेंगे, इस तरीके से घूमेंगे। तो अगर इस तरीके से घूमेंगे मतलब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो हमें नेगेटिव साइन देना पड़ रहा था, इसलिए यहां क्या आया था, -π/3 आया था। और क्या हो सकता है, और आप देख सकते हो कि अगर मान लो मैं यहां से घूमना स्टार्ट करूं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमा मैं, क्लॉकवाइज घूमा ऐसे, -2 पाई पे पहुंचा, फिर π/3 और आगे आ गया, तो -2 पाई -π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अपन ऐसा भी कर सकते थे कि हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते ऐसे, 2 पाई यहां पे पहुंचते और फिर वहां से क्लॉकवाइज रोटेट कर जाते,
तो यहाँ पे पहुंचते। तो 2 पाई हम एंटी क्लॉकवाइज गए थे पॉजिटिव साइन के साथ, और पाई बाई 3 हम क्लॉकवाइज वापस आए नेगेटिव साइन के साथ। तो ये सारे एंगल्स यहाँ पे भी आ गए, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं उनको कैसे लिखा जा सकता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स को लिखा जा सकता है आपका, आप देखो पाई के इवन मल्टीपल्स है सब, तो 2n पाई लिखा जा सकता है, और साथ में हमेशा क्या आ रहा है? पाई बाई 3 प्लस साइन के साथ आ रहा है। n की जगह -2 भी रख सकते हो, n की जगह -5 भी रख सकते हो, n की जगह +5 भी रख सकते हो, n की जगह 0 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। फोर्थ क्वाड्रेंट वाले जो एंगल्स थे उनको कैसे लिखा गया है? तो आप इनको जनरलाइज करो। आप देखो फिर से 2 पाई के इवन मल्टीपल, सॉरी 2 पाई के मल्टीपल्स है ना, पाई के इवन मल्टीपल्स कह लो, तो 2n पाई, और यहां पे -π/3 है, कह सकता हूं मैं, है ना। ये सारे एंगल्स इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अब हमारा काम अगला क्या था कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं इनको क्लब करके एक साथ बना लिया जाए। तो इनको मैंने क्लब करना शुरू किया। तो इन दोनों को क्लब करके क्या लिखा जा सकता है? एक तरीके से कहो दोनों को एक साथ कंबाइंड करके क्या जनरल फॉर्मूला बनाया जा सकता है? तो आप देखो क्या हो रहा है, पाई का कोई भी इवन मल्टीपल ही लग रहा है हमेशा, पाई का कोई ऑड मल्टीपल ना तो यहां पे है ना तो यहां पे है। तो हमने क्या कहा कि पाई का मल्टीपल हमेशा इवन रहेगा, और यहां कभी प्लस रहेगा कभी माइनस रहेगा, दोनों ही इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो प्लस माइनस π/3, 2n पाई प्लस माइनस π/3 दोनों को क्लब करके ऐसे लिखा जा सकता है 2n पाई प्लस π/3 या फिर 2n पाई माइनस π/3, क्योंकि आसान सा था यहाँ पे, ठीक है। साइन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन यहाँ पे आसान सा था, क्योंकि यहाँ पे पाई का मल्टीपल हमेशा कैसा रहता है? इवन रहता है, तो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं। प्लस और माइनस दोनों चाहिए, तो प्लस माइनस हमने लगा दिए। तो अब यहां से क्या आ गया कि थीटा कैन बी रिटन एज 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो गया? इसका जनरल फॉर्मूला यही है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। अगर आपका लिखा आपने तो थीटा को लिख दीजिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। फिर से वही बात कि अल्फा आपका कुछ भी हो सकता था, ठीक है, अल्फा आपका कुछ भी हो सकता था, लेकिन जो यूजुअली लिया जाता है वो होता है आपका अल्फा, ठीक है। अल्फा आपका नॉर्मली जो कंसीडर करते हैं दैट बिलोंग्स टू 0 से पाई। नॉर्मली हम अल्फा को 0 से पाई के बीच का कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपसे फॉर एग्जांपल कहा जाए कि cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, इसकी बात करो कि इसका कहां पे, इसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा। तो आप सोचो कि 0 से पाई के बीच में -½ कहां पे क्रिएट होगा? पाई माइनस π/3 वहां पे क्रिएट होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं cos ओवर पाई माइनस π/3 लिख सकता हूं। मतलब ये क्या लिखा है? cos 2π/3 लिख सकते हैं ना डायरेक्टली। थीटा यहां से हमें क्या दिख रहा है? 2π/3 जैसा दिख रहा है। जनरलाइज करके क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। अब आप n की वैल्यूज रखते जाओ, अलग अलग थीटा निकलते जाएंगे और सभी इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कहें तो सेटिस्फाई करेंगे। तो नेक्स्ट अपन tan के लिए भी फॉर्मूले देख लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इस तरीके का कुछ हो, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 मान लीजिए, यही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो tan थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और इसके अलावा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो आपको थीटा कहाँ कहाँ मिलेगा? थीटा आपको एक थीटा मिल जाएगा आपका 1/√3, मतलब π/6 वाले एंगल के साथ मिलेगा, है ना, π/6 वाले एंगल के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी मिल जाएगा। कैसे? पाई प्लस π/6 से, है ना। तो पाई प्लस π/6 मतलब पाई ऐसे रोटेट किए, और प्लस π/6 मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही और रोटेट करते रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल भी आपका उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस थीटा को हम जनरलाइज करना चाहें, अब डिफरेंट एंगल्स लिखें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास क्या क्या एंगल्स पॉसिबल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास एंगल्स हो सकते हैं π/6, आपके पास एंगल हो सकता है इसी को रिप्रेजेंट करने का 2π प्लस π/6, आपके पास यही एंगल हो सकता है -2π प्लस π/6। इसी तरीके से और क्या आ सकता है? 4π प्लस π/6, आप इसी को लिख सकते हो -4π प्लस π/6, है ना, लिख सकते हो। फिर इसी तरीके से इसकी बात करो, इसको क्या लिखोगे आप? पाई और उसी डायरेक्शन में π/6, मतलब पाई प्लस π/6। तो ये क्या आ गया आपका? पाई प्लस π/6 माइनस, आप इधर से घूमना शुरू करो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसे गए तो ये -π हो गया। लेकिन आपको यहां तो जाना नहीं था, आपको वापस लौट के आना था,
ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा बाद में। तो आप देखो -π और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव साइन के साथ +π/6। तो ये सब हमारे एंगल्स हो गए जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होंगे थर्ड क्वाड्रेंट को। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले, ये थर्ड क्वाड्रेंट वाले एंगल्स हो गए। अब क्लब करना शुरू करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल्स को जनरलाइज कैसे किया जा सकता है। तो देखो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई मतलब 2nπ प्लस π/6 लिख सकते हैं। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई प्लस π/6। और थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई मतलब ऑड मल्टीपल्स 2n+1 इंटू पाई, ठीक है, और प्लस π/6 ये लिखा गया ना। तो प्लस π/6 तो है, पाई का मल्टीपल कभी इवन रहे चाहे पाई का मल्टीपल ऑड रहे, हमेशा यहां पे प्लस π/6 आपको और ऐड कर देना है। इतनी रिक्वायरमेंट थी। अब फर्स्ट और थर्ड को क्लब करके क्या लिखेंगे, तो जनरल सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को क्लब करके हम लिख सकते हैं कि π/6 तो प्लस साइन के साथ आएगा ही आएगा, ठीक है। यहां पे चाहे इवन मल्टीपल रहे चाहे ऑड मल्टीपल रहे, तो पाई का कोई सा भी मल्टीपल रहे हमेशा प्लस π/6 आपका आएगा ही आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस π/6, यही हमारा आंसर हो गया। और जनरल सोल्यूशन अगर इसके लिए बोले तो क्या लिखेंगे हम कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है तो दैट मींस कि थीटा विल बी इक्वल टू nπ प्लस अल्फा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये वाला जनरल फॉर्मूला। अब यहां पे भी वही बात, अल्फा को यूजुअली हम कहां रखेंगे, -π/2 से π/2 के बीच का रखेंगे, ठीक है। अगर अल्फा हमारा -π/2 से π/2 के बीच है तो वो स्टैंडर्ड है, बाकी कुछ भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का भी यहां से आपके पास फॉर्मूला आ गया। एक बार आप तीनों फॉर्मूले एक बार फिर से देख लीजिए। जब sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा था, ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा था, तो वहां थीटा को क्या रखते थे, थीटा को रखते थे nπ प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा जब रहता है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो ये आता था थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा जब देखते थे हम, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा जब देखते थे तो क्या आता था, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो नेक्स्ट सेट ऑफ हम फॉर्मूले डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर अल्फा टाइप के। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा की, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा की। तो अब आप फिर से एक बार को समझो इस चीज को कि अगर आपको दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो साइन थीटा के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो, साइन थीटा कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, बोल सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, है ना। अब ये प्लस माइनस हाफ वाली चीज कहां मिलेगी, तो अभी तक क्या होता था, अभी तक हमारा रेस्ट्रिक्ट हो जाता था कि साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस हाफ है तो आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही मिलेगा, और माइनस हाफ है तो आपको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट ही मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, ठीक है। तो अब चीजें थोड़ी सी और ज्यादा आसान हो गई। अब क्या हुआ, अब देखो ये वाला अल्फा π/6 लेकर के भी काम चलाया जा सकता है, यहाँ -π/6 लेके भी काम चलाया जा सकता है, इसी को इधर स्ट्रेच करके π/6 यहाँ पे ले लें तब भी काम चलेगा, इधर स्ट्रेच करके π/6 ले लें तब भी काम चलेगा, ठीक है। तो सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, मतलब कोई सा भी, चाहे ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है प्लस π/6 या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस π/6, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस π/6, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस π/6, और यहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस π/6। मतलब कोई सा भी मल्टीपल पाई का रहे, साथ में प्लस π/6 भी आएगा और माइनस π/6 भी आएगा। तो मतलब यहां से आ गया आपके पास थीटा विल बी इक्वल टू कोई सा भी पाई रहे, ठीक है, प्लस माइनस क्या आएगा π/6, जो कि क्या था, अल्फा था। तो थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस अल्फा, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और ये फॉर्मूला हर केस के लिए वैलिड है, क्योंकि कॉस में भी तो यही होगा, है ना, अल्फा की वैल्यू चेंज होगी ऑफ कोर्स, लेकिन बाकी कॉस के लिए भी तो यही चीज होगी।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। tan के लिए भी सेम चीज होगी। तो अगर हम कहें कोई सा भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर अल्फा हो, मतलब क्या है, सबसे पहले तो दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ साइन लिखा है, यहाँ सेक लिखा है और दोनों को हमने थीटा अल्फा इक्वेट करने लग गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इसका जनरल सोल्यूशन सीधा लिख सकते हैं, इसमें हमें बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो दोनों जगहों पे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे तो टेन हो। ठीक है, हमेशा हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। कोई सा भी पाई हो, साथ में प्लस माइनस अल्फा आप ऐड कर दो। ठीक है, अल्फा आप फिर से यूजुअली क्या रखते हो, अल्फा आप जो भी रहेगा, जैसे कॉस है, ठीक है, मतलब अल्फा यहाँ पे कहा जाए तो नॉर्मली -π/2 से π/2 आप कोई सा भी रख सकते हो। टेन है अगर आपका मान लीजिए तो -π/2 और π/2 नॉट इंक्लूडेड रहेंगे। कॉस है तो इंक्लूडेड रहेगा, है ना। तो बस यही चीज हमारे यहाँ पे देखनी है कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वैलिड होगा जब हमने स्क्वायर्स को यूज किया है इक्वेशन में। ठीक, अच्छा, सेक कोसेक की बात कर लेते हैं। सेक कोसेक या फिर कॉट की, तो कुछ नहीं, वही फॉर्मूले रहेंगे। हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, टेन में, जैसे कॉट है उसको टेन में कन्वर्ट कर लो, फिर सॉल्व करो। ठीक है, सेक है साइन, कोसेक में, सॉरी सेक है तो कॉस में कन्वर्ट कर लो और फिर सॉल्व करो। कोसेक है साइन में कन्वर्ट कर लो और फिर सॉल्व करो। और वही जनरल फॉर्मूले जो साइन कॉस टेन के लिए हैं, वही उन क्वेश्चंस के लिए आप उसी फॉर्म में आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जनरल फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो अगर कहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की थ्योरी कही जाए तो वो तो यहाँ पे एंड हो गई। अब हम मैनिपुलेशंस और अपने क्वेश्चन सॉल्व करके नंबर कैसे पाएंगे उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इन्हें भी कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स ही आप मानो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स हैं, आप खुद भी चाहो सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो सबसे पहले क्या करना होगा, 1 को कोई अल्फा असाइन करना होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, इसको साइन π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास थीटा क्या आ गया, थीटा आप चाहो ऐसे लिख सकते हो, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/2, यही था ना, ये बन गया। अच्छा, वैसे इसको चाहा जाए तो अदर तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि आपको साइन थीटा इक्वल टू 1 मतलब यही मिलेगा ना, और तो कहीं मिलेगा नहीं, है ना, यही मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 1, इसी वाली लाइन पे ऊपर की ओर। तो आप इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसको चाहो तो π/2 भी लिखो तब भी काम चल जाएगा, है ना। और आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो पाई माइनस π/2 लिख सकते हो ना। ठीक है, इसको मतलब इस फॉर्म में लिखो तब भी चल जाएगा। आप चाहो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की साइड से घूमना चाहो तो आप इस स्पेशल केस को लिख सकते हो, क्योंकि ये 1 है मतलब बाउंड्री वाली कंडीशन है, 1 -1 0। ठीक है, ऐसी कंडीशन है। तो आप ऐसे लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2n पाई, है ना, प्लस π/2 लिख सकते हैं इसको, 2n पाई प्लस π/2 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? इसी तरीके से आप मान लो इधर से जाना चाहो, इधर आप देखोगे क्या अब ऐसे अगर हम घूमना शुरू करें, ये पाई माइनस π/2 लिख सकते हैं, पाई माइनस π/2 लिख सकते हैं ऐसे भी। इसी तरीके से हम चाहें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि मान लो हम इधर से घूमना शुरू करें, पाई मतलब था 2n + 1 पाई माइनस π/2, ऐसा भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होगा आपको कि रिप्रेजेंटेशन जो आपका स्टैंडर्ड है उसकी जगह किसी अदर फॉर्म में क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखा रहेगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि वो वाला एंगल कहां पे क्रिएट हो रहा है, और क्या जो हम अपना रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड जानते हैं उसकी जगह इस रिप्रेजेंटेशन से जो हमें ऑप्शन में दिया गया है वो सारे एंगल्स कवर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो इस चीज के बारे में भी हम प्रैक्टिस करेंगे आगे क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव्स में खास करके। इसकी वजह से कई बार लोगों को दिक्कत आती है कि जिस फॉर्म में हम आंसर लिख रहे होते हैं एक्चुअली आंसर उस फॉर्म में दिया ही नहीं जाता है, किसी अदर फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो आपको वहां पे समझना पड़ता है कि भाई क्या जो हमारे थीटा थे सब वो कम से कम, भले फॉर्म अलग अलग हो गई, लेकिन क्या हमारे सारे पॉसिबल थीटा जो थे वो उस ऑप्शन ने कवर किए या फिर कुछ मिस हो गया, कुछ एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, अगर सारे एग्जैक्टली सेम थीटा जो हम चाहते थे, ठीक है, वही सारे थीटा वहां पे कवर हुए हैं, तो हमारा इसका मतलब क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अदरवाइज कुछ भी एक्स्ट्रा आ गया या कुछ भी मिस हो गया तो फिर इसका मतलब हो गया कि वो ऑप्शन इनवैलिड था।
ठीक है, इससे रिलेटेड दिक्कतें आती है वो अपन आगे देखेंगे, अभी क्वेश्चंस आगे लेंगे, अभी तो हम पहले बेसिक चीजें केवल समझ रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, थीटा को लिख सकते हो n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा की जगह आप क्या असाइन कर सकते हो, -π/2 असाइन कर सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू 1/3। अब आपको कहोगे कि यहाँ पे तो मुझे अल्फा पता ही नहीं है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 1/3 पता नहीं किस कहाँ आता है, हमें वो अल्फा नहीं पता, ऐसे तो नहीं पता हमें कि ये π/6 है, π/5 है, π/10 है, ऐसा तो कुछ नहीं पता है आपको। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसी जगहों पे क्या करो, मान लो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, वेयर साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू 1/3। आपको नहीं पता तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम भी अल्फा को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आपने अल्फा को ऐसे ही छोड़ दिया, आपने बस ये बता दिया कि ये अल्फा वो अल्फा होगा जब साइन कितना आया हो, 1/3 के बराबर आया हो। तो इसी चीज को आप कई बार आप देखोगे, अभी फिलहाल के लिए साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3 लिखने की जगह अभी आपको फिलहाल ऐसे लिखा मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू साइन ऐसा इनवर्स 1/3। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि साइन ये 1/sin 1/3 हो गया, ठीक है, ये पावर नहीं है, साइन की पावर -1 नहीं है ये, ठीक है, ये बात को समझ लेना। कई लोगों को इसी में कंफ्यूजन रहता है, साइन इनवर्स 1/3 लिखा है तो इसका मतलब 1/sin 1/3 हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, आप लिख भी लो बल्कि दिस इज नॉट इक्वल टू 1/sin 1/3, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है इनवर्स फंक्शंस का, वो इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं वो अपन अभी नहीं 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो आप केवल इतना समझ लो कि जब साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3, अल्फा को अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, जो भी यहां चीज थी उसका इनवर्स लगा दो 1/3, ठीक है, इसका इनवर्स और ये उसके आर्गुमेंट में, ठीक है, बस इतना ही केवल आपको लिखना है, ठीक है। अभी आपको इनवर्स के बारे में इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये परसेप्शन नहीं बना लेना कि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा इक्वल टू -1/5, फिर से वही दिक्कत, हमें पता ही नहीं कि ये -1/5 कहां आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे ही लिखो, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू क्या, आप लिखते क्या, साइन अल्फा इज इक्वल टू -1/5, तो अल्फा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/5, बस इतना, ठीक। इसी तरीके से आप तो साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2 है। अब इसके लिए सोल्यूशन क्या लिखें, तो ये तो हमारा नॉन एंगल होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, -√3/2 कहां आता है, -π/3 पे, तो इसको लिख सकते हैं हम -π/3। इसी तरीके से ये फिर से अननोन हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 2/5, ये आपका सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। तो अपन कुछ और भी नेक्स्ट एग्जांपल्स ले लेते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे से एग्जांपल्स, ठीक है। अभी आपको इस पर्टिकुलर अगर स्लाइड में देखें तो क्या क्या समझने को आया है कि इसी एक्सप्रेशन को अलग तरीके से ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता था, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, या फिर कोई भी एक रिप्रेजेंट कर दें तो भी हम इस पूरे साइन थीटा इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करने लग जाएंगे। और क्या समझाया गया इनवर्स के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो समझा दिया गया है कि ये एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम और उसका मतलब क्या नहीं होता है, क्या होता है वो अभी नहीं बता रहे, क्या नहीं होता है वो अपन अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर से हमारे पास कुछ नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 7 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ, इन सबको आप पॉज करके और खुद से ट्राई करिए लिखने का इनके सॉल्यूशंस, ठीक। पहले वाले केस में क्या होगा, तो 7 अननोन है, पता नहीं कहां आता है, तो हम लिखेंगे क्या, n पाई प्लस, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा है ना, वेयर अल्फा इज इक्वल टू कितना, तो tan इनवर्स 7, ये बात ठीक। यहां पे तो आसान हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर थीटा है, तो यहां क्या लिखोगे आप, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अच्छा थीटा यहां पे क्या आएगा, सेकंड वाले में थीटा क्या आएगा, π/3 आएगा, नहीं π/3 नहीं आएगा, ये क्या है, cos स्क्वायर π/4 लिखा है ना, ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर π/4, तो अल्फा कौन सा यूज होगा, ये π/4 यूज होगा, पहले स्क्वायर तो बना लो दोनों साइड, तो यहां से क्या आया आपका, अल्फा की वैल्यू π/4, तो अल्फा सॉरी थीटा क्या लिखेंगे हम, थीटा लिखेंगे n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब कितना है, π/4 है, ठीक है, जिसका स्क्वायर है वो लिखना है, वो वाला एंगल लिखना है। sec थीटा इज इक्वल टू 3, तो sec के बारे में हमें नहीं पता, हम लिखेंगे क्या, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा क्या है आपका, अल्फा फिर से आपका वही कॉस इनवर्स, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, यही है। यहां पे देखो इसका मतलब है tan थीटा इज इक्वल टू -4 और tan थीटा इक्वल टू -1/4। और इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, इसके लिए अपन लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स -1/4। तो अल्फा को क्या लिखोगे आप, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स लिख दो -1/4 डाल दो बस। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू -3/7, तो इसके लिए भी थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स -3/7। ये इसके लिए इमोशनल होना नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू 12/11, 1 से बड़ी क्वांटिटी साइन थीटा नहीं अटेन करेगा। ऐसा नहीं किया कि मतलब एकदम दिमाग भी बंद कर लिया, आंखें भी बंद कर ली और साइन इनवर्स 12/11 लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे। अपन बोलेंगे कि ऐसा कोई भी थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक से एग्जाम्पल्स हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे बेसिक्स के साथ इसके एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपने अच्छे क्वेश्चंस, थोड़े से मॉडरेट लेवल वाले। तो थैंक यू ऑल, और नेक्स्ट लेक्चर में आप फिर से इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं।